हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं मिशन फॉर एनसीईआरटी। तो हिस्ट्री का क्लास को आगे बढ़ाते हुए आपने कल तक क्लास देख लिया था। हमने कल तक क्या पढ़ लिया था कि सिंधु सभ्यता काल में सिंधु सभ्यता हड़प्पा, जो सिंधु सभ्यता में हड़प्पा जगह है वो पढ़ लिए थे। सिंधु सभ्यता कहे या हड़प्पा एक ही है। सिंधु सभ्यता, मोहनजोदड़ो, ये दोनों देख लिए थे हम। तो सिंधु सभ्यता को पहले हम थोड़ा सा क्विक रिवीजन करेंगे। सिंधु सभ्यता में क्या था कि सबसे पहले सिंधु सभ्यता का जो मैसेज दिया था, जो जानकारी दिया था, वो किसने दिया था? तो चार्ल्स मैसन ने दिया था। चार्ल्स मैसन ने ये बताया था। देखिए, जानकारी देना मतलब मैसेज देना, तो मैसेज किसने दिया था? चार्ल्स मैसन ने। और इसका सबसे पहले सर्वेक्षण किसने किया था? कनिंघम ने। और कितना बताया था कि 13 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। इसका नामकरण किसने किया? तो जॉन मार्शल ने नामकरण किया था। खुदाई का काम सबसे पहले किसने किया था? दयाराम साहनी ने। और जो सिंधु सभ्यता का जो आकार है वो कैसा है? त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार है। और हम इधर से लेते हैं तो ऐसे ऐसे जाते हैं ना, तो जो इसका पूर्वी विस्तार था वो बहुत कम हुआ था। तो पहला हो गया सुतका गेंडोर, मांडा, आलमगीरपुर, दयामाबाद। और नदी कैसे रखेंगे? तो दास्क नदी, चेनाब नदी, हिंडन नदी और प्रवरा नदी है। इसका हम ट्रिक बता चुके थे, सम एड और डच है पर। आगे का हमने कट कर दिया था, डच है पर, यही से हमने इसका ट्रिक देख लिया था। त्रिभुजाकार नदी है। तो उसके बाद हम पढ़े थे कि हड़प्पा, हड़प्पा कब खुदाई का काम कब किया गया था? तो 1921 ईस्वी में। 1921 से किसने किया था? दयाराम साहनी ने। और इसको हम याद रखने के लिए श्रमिक का सहारा लिए थे कि श्रमिक से रिलेटेड सारी चीजें यहाँ पर है। ठीक है। और इसका कौन सी जिले में है? तो ये कहेंगे तो माउंट गोमरी जिला में था, माउंट गोमरी में। और रावी नदी पर है हड़प्पा। इतना हमने देख लिया था। इसके बाद मोहनजोदड़ो देखे थे। मोहनजोदड़ो का भी खुदाई का काम किसने किया था? तो राखल दास बनर्जी ने किया था। और यहाँ पर जो मोहनजोदड़ो का मेन अर्थ जो होता है वो होता है मृतकों का टीला। यहाँ लाशें कैसी थी? तो अस्त व्यस्त थी। ये नहीं कि लाशें सीधा सीधा कोई भी एक लाश मिला, ऐसा नहीं मिला था। लाशें अस्त व्यस्त मिली हुई थी। इसमें जो जो चीजें मिला था, जो खुदाई का काम करने के बाद कुछ साक्ष्य मिले, तो यहाँ पर उसको याद रखने के लिए हम पूजा पाठ या फिर पंडित जी से याद रखेंगे। तो उससे रिलेटेड सारी चीजें था। और आगे अब हम देखेंगे चंदहुदड़ो। चंदहुदड़ो मतलब देखिए, हड़प्पा देखे, मोहनजोदड़ो, इसके बाद चंदहुदड़ो। ये तीनों भी जगह पाकिस्तान में ही है। हड़प्पा भी कहाँ है? पाकिस्तान में था। मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में, पाकिस्तान के लरकाना जिले में था। चंदहुदड़ो भी कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। और ये कौन सा जिले में है? तो नवाब शाह जिले में है। और नदी कौन सा है? तो सिंधु नदी पर ही है। देखिए, सिंधु नदी पर ही है। जब हम हटे, आप यहाँ से एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं रिवीजन के पर्पज से। ठीक है। देखिए, चंदहुदड़ो, चंदहुदड़ो का खुदाई किसने किया था? तो गोपाल मजुमदार ने। और यहाँ पर नदी कौन सा है? तो सिंधु नदी पाकिस्तान में है। और जो जिला है कौन सा है? तो नवाब शाह जिला है। यही थोड़ा सा हमें याद रखना पड़ता है। बाकी चीजें तो हम ट्रिक से देख लेते हैं। इसका ट्रिक है मेकअप। फीमेल कहें या मेकअप कहे, तो फीमेल से रिलेटेड मेकअप कह लेंगे। देखिए, तो इसमें सबसे पहले आएगा कि फीमेल, फीमेल का, फीमेल जितनी चीजें, मतलब कोई औरत जितनी चीजें यूज थोड़ा करती है ना, वही सब उसी से रिलेटेड ये है। चंदहुदड़ो में उसी से रिलेटेड है। देखिए, तो यहाँ पर मेकअप का सामान मिला था। तो मेकअप कौन करता है? जाहिर सी बात है कि कोई जेंट्स मेकअप नहीं करता है, लेडीज ही करती है। कोई लड़की या महिला ही मेकअप करती है। ठीक है। तो मेकअप का सामान मिला, उसमें काजल मिला था, लिपस्टिक मिला। मन का, मन का क्या होता है? देखिए, मन का ये होता है ना कि जो घड़ा बनाया जाता है, तो घड़े पर बाहर जो चित्रकारी कर दिया जाता है, नक्काशी कर दिया जाता है, उसको मन का कहा जाता है। उसको मन का कहा जाता है। पहले वही उसका साक्ष्य मिला है ना, हस्तिनापुर में सबसे मृदभांड, मृदभांड के ही ऊपर जो नक्काशी कर दिया जाएगा तो उसको मन का कहेंगे। तो क्या किसी पुरुष के पास इतना टाइम है कि वो मृदभांड बनाए भी और उसके बाद उस पर नक्काशी करे? तो नक्काशी करने का काम कौन करते थे? तो महिलाएं। तो चंदहुदड़ो किससे रिलेटेड है? महिलाओं से। तो यहाँ पर जो मिला वो मन का मिला, मन का मिला। देखिए, किसी को अगर गिफ्ट देना होगा तो आप क्या गिफ्ट देंगे? मन का देंगे या फिर जो ऐसे बनाया गया था, जो घड़ा बनाया गया था जो बिना नक्काशी का था, वो तो कोई भी चीजें थोड़ा सुंदर दिखने के लिए जो बना दिया जाता है, वही हम गिफ्ट के तौर पे काम करते हैं। तो महिलाओं, जहाँ महिलाएं रहेंगी वहीं पर ये काम होगा। तो मन का जो यहाँ पर बनाया गया, तो इसका नाम दिया गया मन का, ये मन का।
फिर सुई धागा का साक्ष्य मिला, अधिकतर महिलाएं ही सुई धागा से काम कर देती हैं, तो सुई धागा का साक्ष्य मिला। और एक लिपे हुए घर का साक्ष्य मिला, मतलब घर को अच्छे से लिप दिया गया है, और इसके बाद एक बिल्ली और उसके पीछे कुत्ते के पैर का निशान मिला, तो मतलब बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का निशान मिला था चंद हुदड़ों में। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये महिलाओं से रिलेटेड विदाउट बाउंड्री, चंद हुदड़ों के जितने भी जगह थे ना, वो लोग उसके बाद बकायदा बाउंड्री दे दिया करते थे, बकायदा अपने चारों तरफ जो घर बना उसके बाद वो बाउंड्री दे करके रहते थे। ऐसे नहीं कि उनका कोई नक्शा ही नहीं था, बिना विदाउट बाउंड्री नहीं, लेकिन चंद हुदड़ो एक ऐसा जगह था जहां पर बाउंड्री नहीं था, जो घर मतलब दुर्ग कह सकते हैं, दुर्ग किला नहीं था, वो विदाउट किला था, दुर्ग रहित कह सकते हैं, दुर्ग रहित था चंद हुदड़ो। देखिए हर जगह तो दुर्ग था, लेकिन जहां दुर्ग नहीं था ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो चंद हुदड़ो कैसा था, दुर्ग रहित था, मतलब विदाउट बाउंड्री था। ठीक है, चंद हुदड़ो, यहाँ की सड़कें भी टेढ़ी मेढ़ी थी, जहां औरत हो, कोई फीमेल हो, तो फीमेल से हम याद रखेंगे चंद हुदड़ो। चंद हुदड़ो में क्या था, मेकअप का सामान मिला था, लिपस्टिक काजल मिला था, मनका मिला था। मृदभांड का ही जब हम नकाशी कर दिए तो उसको मनका कहा गया, जब विदाउट नकाशी है तो मृदभांड कहे। ठीक है, इसके बाद सुई धागा का साक्ष्य मिला, महिलाएं ही सुई धागा से अधिकतर काम किया करती हैं, कुछ फूल पत्ती नकाशी जो भी बनाना हो। ठीक है, इसके बाद कुत्ता और बिल्ली के पैरों का साक्ष्य मिला था। दूसरा क्या मिला था हमें, विदाउट रहित, मतलब दुर्ग रहित मिला था, इसकी जो बाउंड्री है वो दुर्ग रहित था। क्या था, दुर्ग रहित, दुर्ग रहित, दुर्ग रहित। इस दुर्ग रहित का मतलब ये मत समझ लीजिए कि किला है, नहीं, दुर्ग रहित मतलब कि किला नहीं है, विदाउट बाउंड्री, यहाँ लिख दिए विदाउट बाउंड्री। ठीक है, और यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी मिली थी, विदाउट बाउंड्री था। सब लोग मेकअप के सामान में, मतलब मेकअप का सामान है तो सब लोग छोटा छोटा दुकान खोल के एक तरह से बैठ गए हो, तो जिसको जिधर मन उधर ही दुकान खोल दिया है कि सामान बेचने लग रहा है, कोई सुई धागा का दुकान है, किसी का मनका का दुकान है, लिपस्टिक काजल, ये सब तो महिलाओं से रिलेटेड था, और ये दुर्ग रहित था, और इसकी सड़कें बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी थी, जबकि सिंधु सभ्यता में मोस्टली सड़कें सीधी थी, जो पूरब से पश्चिम की तरफ से सड़कें बनी हुई थी। ठीक है, लेकिन चंद हुदड़ो एक ऐसा जगह था जहां सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी, तो चंद हुदड़ो से हम इतना चीजें याद रख लेंगे। हमें सिर्फ 2-3 लाइन ही याद रखना होता है कि चंद हुदड़ो का खुदाई का काम किसने किया था, तो गोपाल मजुमदार ने किया था, सिंधु नदी पर है, पीओके में, नवाब शाह जिले में है। और ये चीजें जो क्या क्या मिला था साक्ष्य, वो साक्ष्य के लिए हमने मेकअप याद रख लिया, जैसे हड़प्पा में याद रखे हैं श्रमिक, मोहनजोदड़ो में याद रखे हैं पूजा पंडित पुजारी जी, इनसे याद रख लिया। चंद हुदड़ो में क्या याद रख लेंगे कि मेकअप है। ठीक है, तो यहाँ याद हो गया। अब इसमें हम देखेंगे यहाँ पर कि ये डायग्राम से देख लेंगे कि ये पाकिस्तान के किस किस जगह पर है, तो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वो देख लेते हैं हम।
अब हमने पाकिस्तान की जितनी जगह थी वो देख ली है। अब हम इंडिया में जो है वो उसे देखेंगे। तो इंडिया का देखिए, ये इंडिया का नक्शा है। नक्शा में हम वही पार्ट लिए हैं जिधर का हमें दिखाना है, ठीक है। तो ये गुजरात है, ये गुजरात वाला एरिया है। देखिए ये गुजरात वाला एरिया है। गुजरात में हमें 4 जगह देखना है। गुजरात में हमारे पास 4 जगह है। पहला है धौलावीर। धौलावीर ये सबसे बड़ा स्थल है। जब तक कि राखीगढ़ का खोज नहीं हुआ था तो धौलावीर सबसे बड़ा स्थल था। अगर पूछता था कि सबसे बड़ा स्थल कौन सा है सिंधु सभ्यता का, तो धौलावीर मारते थे, धौलावीर। लेकिन अब राखीगढ़ का खोज हो गया है तो राखीगढ़ इससे भी बड़ा है। तो सबसे बड़ा स्थल था राखीगढ़ से पहले, ठीक है। इसके बाद आया रंगपुर। ये गुजरात में ही है। देखिए धौलावीर भी गुजरात में है। रंगपुर में क्या मिला, तो धान के भूसी का साक्ष्य मिला है। रंगपुर में क्या मिला साक्ष्य, धान के भूसी का। इसके बाद है सुरकोटदा। देखिए सुरकोटदा है, ये ना कि सुतका गेंडोर था, वो पश्चिमी विस्तार था हमारा सुतका गेंडोर। लेकिन सुरकोटदा कहाँ पर है, तो ये हमारा इंडिया में है और ये गुजरात में है। ये भारत में गुजरात में है सुरकोटदा में क्या मिला है, तो घोड़े का कंकाल और कलश समाधान मिला है। मतलब युगल समाधान, जैसे कि 2 लोगों का एक साथ दफनाया गया हो, वो समाधान मिला है। उस तरह की लाशें मिली है और घोड़े का कंकाल मिला है। तो ये याद रखेंगे। देखिए लोथल को थोड़ा सा लंबा होगा इसलिए इसको अभी बताएंगे। लोथल सबसे बड़ा जगह है। यहाँ पर व्यापारिक क्षेत्र से ये बड़ा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा व्यापार होते थे। जब भी कोई समुंदर के किनारे पर होगा तभी विदेशों से व्यापार होगा। लोथल ऐसा जगह था जहाँ विदेशी व्यापार हुआ करते थे, ठीक है। तो इन 4 जगहों में से याद है कि धौलावीर, रंगपुर, सुरकोटदा, लोथल। धौलावीर, रंगपुर, सुरकोटदा, लोथल। ये धौलावीर सबसे बड़ा स्थल हो गया। कब से, तो राखीगढ़ से पहले। और इसके बाद आया रंगपुर में धान की भूसी का साक्ष्य मिला। उसके बाद सुरकोटदा में घोड़े का कंकाल और कलश समाधान मिला था, ठीक है। अब देखेंगे लोथल। देखिए लोथल जो जगह है, लोथल कहाँ पर है, भोगवा नदी पर है। ये गुजरात का जो जगह है लोथल कौन सी नदी पर है, वो भोगवा नदी पर है। और ये समुंदर के किनारे है। जब समुंदर के किनारे है तो यहाँ पर विदेशी व्यापार होने के ज़्यादा चांसेस थे। तो ऐसा हुआ भी, विदेशी व्यापार का यहाँ पे साक्ष्य भी मिला। तो विदेशी व्यापार कहाँ से इसका था, सिंधु सभ्यता में लोथल ही एक ऐसा जगह था जिसका विदेश से ये व्यापार करता था। तो यहाँ की मोहर, जो लोथल का मोहर था वो ईरान में मिला और ईरान का जो मोहर है वो लोथल में मिला। तो इससे अंदाजा लगाया गया कि लोथल ईरान से विदेशी व्यापार करता था और ये समुंदर के किनारे था। तो यहाँ समुंदर के किनारे था तो एक सीपोर्ट होगा, बंदरगाह होगा, जिसको सीपोर्ट था उसको बंदरगाह भी कहते हैं, उसको पतन भी कहा जाता है और उसको गोदीवाड़ा भी कहा जाता है। तो हिस्ट्री में कभी कभी क्वेश्चन गोदीवाड़ा नाम से पूछ देता है कि गोदीवाड़ा कौन सी जगह पर था, तो वो लोथल में ही था। गोदीवाड़ा उसी को कहते हैं कि बंदरगाह कहाँ पर था, तो ये विदेशी व्यापार होता था यहाँ से। तो गोदीवाड़ा पूछे, पतन कहे या फिर सीपोर्ट या बंदरगाह कहे, तो वो लोथल में था, ठीक है। ये लोग व्यापार किया करते थे कहाँ से, ईरान से, क्योंकि ईरान की मोहर और लोथल की मोहर एक्सचेंज हुआ था, मिला हुआ था, मतलब एक दूसरे जगह पर मिला था। तो इससे हम अंदाजा लगाएं। तो लोथल में सबसे ज़्यादा व्यापार हुआ करते थे। यहाँ पर ना व्यापार की दृष्टि से देखिए हाथी के जो दांत होते हैं ना वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। देखिएगा कि हाथी के दांत आज भी अवैध माने जाते हैं जो व्यापार करते हैं, और हाथी के दांत बहुत ही महंगे बिकते हैं। अब आई डोंट नो क्यों महंगे बिकते हैं, अब इसके पीछे का रीज़न नहीं पता मुझे, लेकिन हाथी के दांत बहुत ही महंगे बिकते हैं और जो अनलीगल भी कहा जाता है। तो यहाँ पर व्यापार इतना था, तो हाथी के दांत का अगर साक्ष्य कभी पूछे कि कहाँ था, कहाँ से मिला, तो लोथल से ही मिला था, क्योंकि जहाँ पर व्यापार ज़्यादा होंगे, जहाँ विदेशी व्यापार हो रहे हैं और व्यापारिक क्षेत्र है, वहाँ पर ही हाथी के दांत मिले। तो लोथल ही एक ऐसा जगह था जहाँ पे व्यापार के दृष्टि से बहुत ही अच्छा जगह था और इम्पोर्टेंट भी है हमारे लिए। तो लोथल में हाथी के दांत मिले। यहाँ पर जो सड़कें थी, देखिए जब कॉमन चीज़ें रहता है तो उसको नहीं पूछा जाता है, लेकिन कहीं पर अगर डिफरेंट कर दे तो उसे पूछा जाता है एग्जाम में। तो जो लोथल की सड़क थी, सड़क ऐसे हुआ, जो यहाँ पर घर थे, सिंधु सभ्यता में जितने भी जगह है उसमें
क्या था कि जो सड़क के बाद जो घर था ना, उसमें घर का जो दरवाजा था वो सड़क पर ना खुल करके पीछे साइड में खुलता था। वो लोग देखिए, वो लोग अपना दिमाग लगाए थे कि सड़क पर ना खोल के अगर हम पीछे साइड में खोलते हैं तो कभी भी दुर्घटना नहीं होगा, क्योंकि कभी बच्चा खेलते खेलते बाहर चला गया या कोई भी बाहर है तो सड़क पर गाड़ी जा रही है या बैलगाड़ी जो भी है तो उससे दुर्घटना नहीं होगा। लेकिन लोथल ऐसा जगह था कि यहाँ पर विदेशी व्यापार के क्षेत्र में, यह व्यापार काफी ज्यादा था, तो व्यापार के क्षेत्र में इन लोगों का जो दरवाजा था, ये जो दरवाजा था वो सड़क पे खुलता था। तो कभी कभी पूछता है कि कौन सा ऐसा जगह है जहाँ की दरवाजा सड़क पर खुलते हैं, मतलब सड़क पे। क्योंकि देखिए सिंधु सभ्यता में जो भी अदर जगह है उसके दरवाजे सड़क पर ना खुल के पीछे खुलते थे, तो लोथल ही एक ऐसा जगह है ना कि इसमें जो घरों के दरवाजे हैं वो सीधे सड़क पे खुलते थे। अब इन लोगों ने अपना लगाया था कि ऐसे गाड़ी आएगा तो माल को लोड करने में, व्यापारिक दृष्टि से माल को लोड करने में आसानी होगा क्योंकि इधर से माल को लेके आने में काफी दिक्कत होगा, कैसा है सामान, यहाँ पे लोड करने में या फिर उतारने में जो सामान आया है उससे आसानी होगा, इसलिए इन लोगों ने सीधे सड़क पर दरवाजा इसका ओपन होता था। ठीक है, तो यहाँ तक तो समझ गए कि लोथल एक ऐसा जगह था जहाँ पे घरों के दरवाजे सीधे सड़क पे खुलते थे। यहाँ पर युगल समाधान मिला था। युगल समाधान क्या होता है कि युगल समाधान से हम लगा सकते हैं कि सती प्रथा यहाँ थी, मतलब स्त्री और पुरुष की जो शव था एक साथ मिले थे, तो इससे अंदाजा लगाया कि उस समय भी भारत में सती प्रथा था, सती प्रथा था। और भी डिफरेंट तरीके का युगल समाधान मिले, जिससे कि ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे डिफरेंट पीपल थे। देखिए जैसे दिल्ली में जाएंगे तो वहाँ पे हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, हर धर्म के लोग हैं और स्वतंत्रता पूर्वक अपना अपने जगह पे, मतलब अपने अपने तरीके से अपना काम कर रहे हैं। किसी कोई दफनाता है, कोई जलाता है, या जो भी पूजा पाठ करना हुआ वो सब डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं। तो क्योंकि देखिए दिल्ली एक सेंटर में है और वहीं से वहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रियल एरिया है, तो इसलिए वहाँ डिफरेंट पीपल मिलेंगे आपको। इसी तरीके से लोथल था, लोथल एक विदेशी व्यापार का क्षेत्र था, यहाँ पे व्यापारिक थे, तो यहाँ पे डिफरेंट तरह के लोग आकर के बस जाते थे और यहीं रहते थे, तो इसलिए वो सब अपने धर्म और अपने हिसाब से वो काम करते थे, तो इसलिए यहाँ पर युगल समाधान मिले। तो इसे ज़्यादा अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है कि वो सिर्फ और सिर्फ सती प्रथा ही था, तो मतलब बहुत से थे, तो युगल समाधान मिले थे। ठीक है, तो ये लोथल से हम याद रख लेंगे। देखिए अब हमें पढ़ेंगे रोपण, जो इंडिया में और अदर जगह है जहाँ पर सिंधु सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इसमें भी कुछ जगह हैं जहाँ पे सिंधु सभ्यता के जगह का साक्ष्य देखा गया है, या फिर सिंधु सभ्यता की जो स्थल है वो देखा गया है। तो पंजाब में कौन सा जगह है, तो पंजाब में है रोपण, या कह सकते हैं रोपण कहाँ पर है, पंजाब में। देखिए रोपण जब नाम पूछता है तो हम डिफरेंट तरीके से, बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं, तो इसमें देखिए रोपण है तो हम इस किसी चीज़ से इसको रिलेट कर ले रहे हैं। देखिए रोपण क्या है कि अगर हम देखेंगे इस तरह से, तो जो धान को रोपा जाता है तो पंजाब में कृषि अधिक होता है और अच्छा होता है, तो वहाँ पर सबसे पहले होता है, क्योंकि देखिए बिहार में अभी धान का रोपनी शुरू भी नहीं हुआ है या फिर कम हुआ है, और पंजाब में धान बड़े बड़े हो गए, मतलब बहुत पहले ही रोपण का या रोपनी का काम स्टार्ट हो गया है। तो रोपण कहेंगे तो कहाँ से हम रिलेट करेंगे, पंजाब से। रोपण कहाँ है, पंजाब। रोपण किस जगह पर है, तो पंजाब में है ये, और किस नदी में है, किस नदी पर है, तो सतलज नदी के किनारे ये बसा हुआ है। रोपण पंजाब में और सतलज नदी पर। ठीक है, इसकी खुदाई किसने किया था, यज्ञदत्त शर्मा ने। खुदाई का काम किसने किया, यज्ञदत्त शर्मा ने। और यहाँ पर कुत्ता और मानव का साथ साथ ये 100 मिले थे, मतलब कि कुत्ता और मानव का 100 एक ही जगह पर दफनाया हुआ मिला था। अब आप बताइए कि प्रागैतिहासिक काल में कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पर कुत्ता और मानव दोनों का 100 एक साथ मिले थे। अगर आप वीडियो को शुरुआत से फॉलो कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं ना, तो आप ये जरूर बता सकते हैं, तो कमेंट में जरूर लिखिएगा कि कुत्ता और मानव का साथ साथ 100 कहाँ पर मिले थे प्रागैतिहासिक काल में, और रोपण में भी कुत्ता और मानव का साथ साथ 100 मिला था। ठीक है,
देखिए, आप जब भी पढ़ रहे हैं ना तो उसको एक कहानी स्टोरी की तरह पढ़िए। ये ना आप देख के पढ़िए ना कि हमें एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम में कैसा आएंगे। जब हम पढ़ लिए रहेंगे तो एग्ज़ाम ऑब्वियसली दे देंगे। ठीक है, तो हमने देख लिया रोपण। रोपण कहाँ है? पंजाब में। देखिए, इसके बाद आया हरियाणा। हरियाणा में कौन सी जगह है? तो बनवाली। बनवाली हम कह रहे हैं, और यहाँ की बनवाली से सोचेंगे कि बनावट सबसे अच्छी होगी, तो यहाँ की बनावट सबसे चौपट है। बनावट यहाँ एकदम खराब है। अब इसको हम रिलेट कैसे करेंगे? बनवाली कहाँ है? हरियाणा में। और देखिए, हरियाणा एक इंडिया में ऐसा राज्य है जहाँ पर मेल और फीमेल का जो अनुपात है ना, जो रेशियो है, वो बहुत ही गड़बड़ है। वहाँ पे फीमेल की संख्या बहुत ही कम है। शायद लड़कियों को पैदा होते ही मार देते हैं, या फिर लड़कियाँ वहाँ मतलब वो लोग लड़कियों को पैदा ही नहीं करना चाहते। अब जो भी रीज़न है, बट ये है कि मेल और फीमेल का रेशियो वहाँ पर बहुत ही ख़राब है। वहाँ पे फीमेल ना के बराबर है, और फीमेल का होना भी प्राकृतिक में ज़रूरी है, तभी प्राकृतिक के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं, दोनों के रहने से। तो फीमेल वहाँ पर बहुत ही कम है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि बनावट खराब है, फीमेल नहीं है तो बनावट खराब है पूरी तरीके से, और हम खराब कर रहे हैं। तो बनावट खराब है तो बनवाली, हमने नाम तो रख दिया बनवाली, और बनावट ही सबसे खराब है। तो बनवाली कहाँ पर हो जाएगा? हरियाणा में। बनवाली कहाँ होगा? हरियाणा में। ठीक है, इसका जो खुदाई का काम किया वो किए थे रविंद्र सिंह। खुदाई का काम रविंद्र सिंह। और यहाँ पे जो नालियाँ हैं वो नहीं थी, मतलब उनके घरों की नालियाँ नहीं थी, कोई भी सुव्यवस्थित ढंग से कि नालियाँ हो नहीं है। वहाँ पर क्या करते थे ना कि घर के आगे ही पनसोक की तरह बना देते थे, घर के आगे नाली निकाल के छोड़ देते थे और गड्ढा खान के पानी मतलब इधर उधर सूख जाए, ऐसा किए करते थे। तो बनवाली में नालियाँ नहीं थी, सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है कि सिंधु सभ्यता काल में कौन सी और ऐसी जगह है जहाँ पे सड़कें टेढ़ी मेढ़ी मिली थी? तो इस क्वेश्चन का भी जवाब आप कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। और वहाँ पे एक साक्ष्य मिला था हल का, तो बनवाली में याद रखेंगे कि हल का साक्ष्य मिला था। ठीक है, हरियाणा में एक और जगह है राखीगढ़। धौलावीर के बाद, धौलावीर जब हम पढ़ा रहे थे तो बताए थे गुजरात में कि धौलावीर सबसे बड़ा स्थल है, जब तक कि राखीगढ़ का खोज नहीं हुआ था। राखीगढ़ के खोज के बाद धौलावीर राखीगढ़ से पीछे हो गया, मतलब क्षेत्रफल के अनुसार राखीगढ़ बड़ा हो गया। ठीक है, और ये राखीगढ़ कहाँ है? तो हरियाणा में है। इसके बाद आया राजस्थान में कालीबंगा। अब इसको याद कैसे रखेंगे? कालीबंगा का अर्थ होता है कि चूड़ी, काली चूड़ी, चूड़ी होता है। तो कालीबंगा, देखिए राजस्थान क्या है कि वहाँ पर सूखा ज़्यादा है, मतलब पानी की कम है, वहाँ धूप ज़्यादा हो गया। तो देखिए, जहाँ भी धूप रहेगा ज़्यादा वहाँ पे लोग काले हो जाते हैं, और धूप ज़्यादा है राजस्थान में क्योंकि वो एक मरुस्थल क्षेत्र है राजस्थान। और कालीबंगा उस जगह से रिलेट कर लेंगे कि जहाँ पे सूखा रहेगा या फिर धूप ज़्यादा रहेगा वहाँ पे लोग काले हो जाएंगे। तो कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, और यहाँ पे जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला था। तो ये तीन हम याद रखेंगे इस तरह से, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, तो हमें लॉन्ग टर्म के लिए याद हो जाएगा। अब इसमें हम थोड़ा सा और बाकी है जो देख लेते हैं। देखिए, सिंधु सभ्यता में अब देखेंगे हम कि सिंधु सभ्यता बर्बाद कैसे हो गया। तो सिंधु सभ्यता के बर्बाद होने का कारण कहा जाता है कि सिंधु नदी में बाढ़ आने के कारण सिंधु सभ्यता बर्बाद हो गया। अदर भी रीजन हो सकते हैं, बट मेनली बाढ़ को माना जाता है कि सिंधु सभ्यता बाढ़ आने के कारण बर्बाद हो गया। जो सिंधु सभ्यता के लोग थे, जो सिंधु सभ्यता था, वो अदर जगहों पे भी जो सभ्यताएं चल रही थी वो कहाँ से मैच करती है? तो सिंधु सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, मतलब नगरीय सभ्यता थी। वहाँ पे नगरीकरण था। नगरीकरण, देखिए नगरीकरण और शहरी वाले क्षेत्र में क्या होता है कि वो सुव्यवस्थित ढंग से हर चीज़ किया रहता है। उनकी सड़कें, उनका घर का डिज़ाइन, ये सब कुछ देख करके ये कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, तो ये कहाँ से मैच करती है और कहाँ, मतलब जो सभ्यताएं चल रही थी वो कहाँ कहाँ से मैच करती है? तो सिंधु सभ्यता मेनली मैच करती है सुमेरु की सभ्यता से। सिंधु सभ्यता मैच करती है सुमेरु की सभ्यता से, मैच करती है, मतलब सुमेरु की सभ्यता सिंधु सभ्यता की तरह ही है। ठीक है, और पश्चिमी मेसोपोटामिया से भी सिंधु की सभ्यता मैच करती है। सिंधु सभ्यता पश्चिमी मेसोपोटामिया कह सकते हैं, सुमेरु की सभ्यता कह सकते हैं, और पश्चिमी एशिया कह सकते हैं।
इन जगहों से सिंधु सभ्यता मैच करती है। ठीक है, सिंधु सभ्यता काल में जो सड़कें रहती थी सिंधु सभ्यता की, वो पूरब से पश्चिम दिशा में हुआ करती थी। वो इसलिए ताकि ऑटोमेटिक हवा चले जब पूरब से पश्चिम, तो सड़कें साफ हो जाए। ये इसका बहुत ही खास ध्यान रखा गया था कि सड़कें पूरब से पश्चिम की तरफ बनी हुई थी। सिंधु सभ्यता काल के जो लोग थे वो मातृसत्तात्मक लोग थे। वो मतलब महिला प्रधान थे, या कह सकते हैं कि फीमेल और औरतों की ज़्यादा वैल्यू दी जाती थी और उनका मतलब मातृसत्तात्मक थे। ठीक है, इनके पास एक वाट हुआ करता था जो वजन करने के लिए हम यूज करते हैं। तो हमारे पास जो अभी होता है 50 ग्राम, 100 ग्राम, 10 ग्राम सब है, लेकिन उस समय एक वाट होता था जो 16 केजी का था। अगर आपको सामान लेना है तो 16 केजी ही आपको मिलेगा, 10 केजी नहीं मिलेगा, 16 केजी मिलेगा, 16, 32 इस तरह से मिलेगा। तो उनके पास जब वाट हुआ करता था तो 16 केजी का वाट था सिर्फ। ठीक है, सिंधु सभ्यता काल के जो लोग थे, जो सिंधु सभ्यता था, इस तरह से इसको क्या कहते हैं, वो बाउंड्री एक बना कर रहते थे। और जो दूर दूर और ऊंचे जगहों पे जो घर था वो कौन सा कहलाता था, तो उच्च वर्ग के लोगों का। जो अमीर लोग रहते थे वो इस ऊंचे जगह पे घर वाले में रहते थे, और जो निम्न वर्ग के लोग थे, जो ये नीचे या निम्न वर्ग या नीचे जाति के लोग थे, जो गरीब हुआ करते थे, वो नीचे वाले में रहते थे। और इनका जो घर का एरिया था ना, वो बहुत कंस्ट्रक्शन था, एकदम सटे सटे हुए था। ठीक है, तो ये हो गया। तो इस तरीके से हम सिंधु सभ्यता काल खत्म कर लिए, यहीं पे खत्म होता है, जिसमें हमने आज क्या क्या पढ़ा। या फिर सिंधु सभ्यता काल में हमने शुरुआत से पढ़े कि सिंधु सभ्यता हड़प्पा जिसमें आता है, मोहनजोदड़ो, चंदहुदड़ो, उसके बाद हम राजस्थान में देखें धौलावीरी, रंगपुर, लोथल, सुरकोटदा। उसके बाद राजस्थान में ये पंजाब में आता है रोपण, बनवाली आता है हरियाणा में, राखीगढ़ होता है। और फिर एक आता है यहाँ राजस्थान में कालीबंगा। और अभी हम ये सब देख लिए। तो इस तरीके से हमारा सिंधु सभ्यता खत्म हो गया। अब जो सिंधु सभ्यता के साथ साथ विदेशों में भी तो बहुत सारी सभ्यताएं चल रही होगी, जो इस एक टाइम पे अदर जगहों पे भी सभ्यताएं चल रही होगी, तो उसको देखेंगे। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और काफ़ी ये वीडियो लंबा हो गया है, तो चलिए अभी के लिए इतना ही। बाय बाय।